TV9 नेटवर्क में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रोहतक से वरिष्ठ सांसद दीपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं। इस बार उनकी ये 5वीं ओथ होने वाली है। हुड्डा जी, कांग्रेस ने देश भर में चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार हरियाणा के रिजल्ट्स बड़े अप्रत्याशित थे, अलग थे। आप लोगों को 48% लगभग मत मिला। ये हरियाणा में टर्न अराउंड कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं भी एक बार फिर सभी हरियाणा वासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हरियाणा वासियों ने दिल खोलकर कांग्रेस पार्टी को इस बार आशीर्वाद दिया। जैसे आपने कहा कि 48% लगभग हमें जो मत प्रतिशत मिला, और ये मत प्रतिशत ना सिर्फ हरियाणा के इतिहास में 1984 के बाद मिलने वाला सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को मत प्रतिशत है, लेकिन देश के 28 राज्यों में इस चुनाव में इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला सबसे ज़्यादा, किसी भी राज्य के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत इस बार हरियाणा में मिला। ना तमिलनाडु में, ना कर्नाटक में, ना केरल में, ना तेलंगाना में, क्योंकि दक्षिण और उत्तर की बात भी होती थी। सबसे ज़्यादा विपक्ष को अगर कहीं मत प्रतिशत मिला तो 48% हरियाणा में मिला। एक और खासियत इस बार इस चुनाव में, इस जनादेश में हरियाणा में ये रही कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर और 90 की 90 विधानसभा सीटों पे, जो हमारे विधानसभा सेगमेंट्स हैं, कांग्रेस के मत प्रतिशत में हरियाणा में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई 2019 के मुकाबले में, और भाजपा के मत प्रतिशत में ज़बरदस्त गिरावट आई। 90 के 90 विधानसभा सेगमेंट्स और 10 के 10 लोकसभा सीट पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओवरऑल 20% का इजाफा हमारे मत प्रतिशत में हुआ। 20% कोई कम स्विंग नहीं है, और इसका कारण मुख्यतः ये रहा कि जो डबल इंजन की सरकार, जिन वायदों के साथ लोगों की जो आशाओं के साथ सरकार 2014 में बनी ऊपर और नीचे, 10 साल की कुशासन के बाद लोग इस डबल इंजन की सरकार से त्रस्त हो गए। लोगों ने देखा कि 10 साल के बाद इनके डबल इंजन के 2 इंजन ही दिखाई दे रहे हैं। डब्बे धीरे धीरे छूटते गए, नौजवानों का डब्बा छूट गया। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में। विकास का डब्बा छूट गया, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। किसान का डब्बा छूट गया, किसान पे इतना बड़ा अत्याचार हुआ इस सरकार में। आपने देखा कि किसान आंदोलन में 750 किसानों की जानें तक भी चली गई। सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया। हमारी बेटियों का डब्बा, हमारे खिलाड़ियों का डब्बा, महिलाओं का डब्बा तब छूटा जब आपने देखा बेटियों पे इतना अत्याचार हुआ, और जब उन्होंने अपने न्याय मांगा अपने लिए, तो सरकार ने उनके साथ भी एक बहुत बड़ा अन्याय। आप रेसलर्स की बात कर रहे हो? मैं रेसलर्स की बात भी कर रहा हूं। और हरियाणा के अंदर भी एक हमारे संदीप सिंह मंत्री आरोपी मंत्री हैं, उनके खुद के महकमे में एक जूनियर कोच ने उन पर आरोप लगाया, लेकिन आज तक वो कैबिनेट में बने हुए। ये अहंकार सरकार का, तो काम हुआ नहीं हरियाणा में। तैयारी कैसी है हरियाणा की? हरियाणा में पूरी तैयारी है। पिछले 10 वर्ष से हम सड़क पे हैं। आप पिछले 10 वर्ष में अगर आप देखेंगे किस प्रकार से विपक्ष ने भूमिका निभाई है, हम 10 वर्ष में हमने लगातार सड़क पर रह के हर वर्ग की आवाज़ उठाने का काम किया। जेजेपी एक फोर्स बन के उभरी थी, ऐसा लग रहा था कांग्रेस मार्जिनलाइज हो गई है। तो आपको लगता नहीं कि जेजेपी अभी भी जिसे कह सकते हैं रंग में भंग कर सकती है? जब जेजेपी ने अपने मतदाता से विश्वासघात करके 2019 में भाजपा को समर्थन देने का काम किया था, और दोबारा से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाने का काम किया था, उसी समय मैंने एक बात कह दी थी, क्योंकि इनका जेजेपी का नारा था 2019 में, आपको याद होगा, कि अब की बार भाजपा जमुना पार। लोगों ने तो कर दी थी जमुना पार, भाजपा 40 पे रुक गई थी, मगर जेजेपी ने जमुना पार से भाजपा को पकड़ के जमुना में डुबकी लगा के चंडीगढ़ में इनकी सरकार दोबारा बनवाई। और तभी मैंने चुनौती दे दी थी जेजेपी को, दुष्यंत चौटाला को, कि आपकी किसी सीट से जमानत नहीं बच पाएगी। आने वाले समय में इतना बड़ा विश्वासघात आपने अपने मतदाता के साथ किया। और आज आपके सामने हरियाणा में जेजेपी, आईएनएलडी, ये पार्टियां, हरियाणा आज जनाधार इनका बचा नहीं। 2 तरह के मुकाबले हरियाणा में आप देख सकते हैं इस चुनाव में, और आगे भी ये दिखेंगे। एक कांग्रेस पार्टी और भाजपा का मुकाबला, और दूसरा जेजेपी, आईएनएलडी का और नोटा का मुकाबला। अच्छा, इनका नोटा का मुकाबला चल रहा है। नोटा इस बार आगे निकल गया थोड़ा, तो नोटा और इनका आपस का मुकाबला विधानसभा में भी देखने को। कोई अलायंस नहीं करेंगे? कांग्रेस अपने पाँव में खड़े होकर कांग्रेस सक्षम है।
कांग्रेस हरियाणा की 90 के 90 सीटों पे स्वयं हम मजबूत हैं, स्वयं सक्षम है। कांग्रेस अपने बलबूते पे चुनाव विधानसभा के लड़ेगी। दीपेंद्र जी बताइए, ये आप लोगों के लिए अग्निवीर कितना बड़ा मुद्दा है हरियाणा में? देखिए, जहाँ तक अग्निवीर की बात है, ये भी एक जो है कहाँ से इस योजना लेके आए, हम सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री जी से भी, देश की सरकार से भी। ना तो ये भाजपा घोषणा पत्र में था, ना ये देश की सेना मांग कर रही थी, ना ये देश का नौजवान मांग कर रहा था, ना किसी देश के कोने से कोई व्यक्ति मांग कर रहा था। तो ये योजना, अग्निवीर योजना आई कैसे, जिससे आज ये साबित हो गया। आपने देखा होगा फौज की इंटरनल रिपोर्ट आई कि इससे जो देश के सैनिक हैं उनका मनोबल भी गिर गया, और इस पर पूर्ण विचार किया जा रहा है सरकार द्वारा। कई पहलू हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई फौज को नुकसान हुआ है, देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान इसका जो है हरियाणा के नौजवानों को भी हुआ है। हरियाणा जैसे प्रदेश जहाँ से होगा आप लोगों के चुनाव में हरियाणा में निश्चित तौर से बड़ा मुद्दा रहेगा। ट्रेडिशनली यहाँ से बहुत भर्ती होती है हरियाणा में, हर साल औसतन 5,500 की पक्की भर्ती होती थी हरियाणा में देश की फौज में, वो घटकर 900 रह गई अग्निवीर योजना के बाद। वो 900 भी अग्निवीर, जिनमें से 225 अग्निवीर पक्के किए जाएंगे। कहाँ 5,500 पक्के फौजी हरियाणा से हर साल लिए जाते थे, और कहाँ 225 पक्के फौजी हरियाणा से लिए जा रहे हैं अग्निवीर के बाद। आप सोच सकते हैं कितना प्रभाव पड़ा होगा। आप बड़े कॉन्फिडेंट है हरियाणा को लेके, लेकिन आपकी पार्टी से तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। अभी किरण चौधरी, उनकी बेटी छोड़ के चली गई। लेकिन आप ये भी देखिए कि ज्वाइन भी कर रहे हैं, और ज्वाइन कितने कर रहे हैं पिछले 1-1.5 वर्ष में। मतलब कम जा रहे हैं, ज़्यादा? नहीं, पिछले 1-1.5 वर्ष में 40, जिनमें पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद, पूर्व मंत्री, 40 से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं भाजपा छोड़कर। जिनमें 3 विधायक कभी जिन्होंने भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस सरकार को समर्थन देने का काम किया, निर्दलीय। एक मौजूदा सांसद ज्वाइन हुए थे लोकसभा चुनाव से पहले, आपने देखा। तो मैं समझता हूं कि ये जो इतनी बड़ी स्तर पर कांग्रेस के अंदर भाजपा छोड़ के लोग शामिल हो रहे हैं, ये तो स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहा है आपको। हरियाणा कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से कोई ना कोई लीडर ज्वाइन ना हुआ हो कांग्रेस पार्टी में पिछले 1 वर्ष की बात। बाकी किसी का व्यक्तिगत आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आधा कोई किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ किसको कहाँ लेके जाता है, वो तो मैं समझता हूँ लोगों ने तो बता दिया, लोगों ने तो एक स्वर में बता दिया कि आज लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। लोकसभा का नतीजा ये दर्शाता है। इस बार का मैंडेट बड़ा अजीब है। एक पार्टी है सत्ता में है, खुश नहीं है। एक पार्टी है वो गठबंधन है, उसे सत्ता नहीं मिली फिर भी बहुत खुश है। ये कैसा मैंडेट है? मैं आपका जवाब दूं उससे पहले मैं कहना चाहता हूं प्रजातंत्र की जय हो। ये प्रजातंत्र का लोगों ने अपने मत से देश के संविधान को और इस हमारे देश की प्रजातंत्र को बचाने का काम किया है। इसी में लोगों की जय भी बोलना चाहता हूँ, भारत के लोगों की, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक की जय। लोगों ने एक बहुत अच्छा जो ये संदेश दिया है, ये जो जनादेश दिया है, भारतीय राजनीति में संतुलन दोबारा से स्थापित करने का लोगों ने काम किया। और ये मैं ज्ञात रहे कि जो सरकार बनी है, ये सरकार अल्पमत की सरकार है। ये सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनी। देश के विपक्ष के चेहरे पे एक चमक आई है। तो ये नैतिक बल जो हमें मिला है, ये करिश्माई होगा, और इसका सदुपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम देश के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, संसद के अंदर जाके अग्निवीर जैसी योजनाओं को वापस करने की बात कहेंगे, तो उस तरीके से दरकिनार हमारी बात को नहीं किया जा सकेगा जैसे पहले जो पिछले 10 साल में आपने देखा 3 कानून, ऑर्डिनेंस से आगे किसान के कानून। अब सरकार तानाशाही का अपना रवैया, सरकार को बदलना होगा, और नहीं बदलेगी सरकार तो और सरकार को मुंह की खानी होगी। मैं मानता हूं कि ये जनता जनार्दन की जय, देश के प्रजातंत्र की जय, देश के संविधान की जय, ये इस जनादेश का असली अर्थ। दीपेंद्र जी, क्या नीट कांग्रेस के लिए 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा है? देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा है, और ये केवल बिल्कुल उठाएंगे। और ये केवल एक नीट की बात नहीं है। आप पेपर लीक घोटालों की बात आप देखिए, पूरे देश में एक नेक्सस बन गया पेपर लीक घोटालों का। हरियाणा में 33 पेपर लीक हुए अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के समय। तो पेपर लीक, भर्ती घोटाले, आज पूरे देश के अंदर जो नेक्सस बना है भारतीय जनता पार्टी, ये व्यापम से शुरू होकर पूरे देश में फैला है।
तो ये कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देश के नौजवान के साथ बहुत बड़ा धोखा आज किया जा रहा है ये पेपर लीक के माध्यम से, और नीट उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। ये देश के नौजवान का भविष्य सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस दिन ये नीट के घोटाले की बात आई और पेपर लीक की बात और तथ्य सामने आने लगे, बिहार से तथ्य सामने आने लगे, बहुत से लोग इसके अंदर, उसी दिन अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और इसको कैंसिल करके दोबारा से पूर्ण से ये एग्जामिनेशन को कराने के ऑर्डर देने चाहिए थे, आदेश देने चाहिए थे। लेकिन जितना डिले कर रहे हैं उतना मैं समझता हूँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि दाल में कुछ काला, ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। और जब दाल में कुछ काला है तो नैतिक जिम्मेदारी मंत्री जी की। दीपेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।